ब्रेक के बाद स्वागत बढ़ते आगे पटना से बड़ी खबर है, जहां आरजेडी विधायक की तलाश हो रही है। रीतलाल यादव की तलाश में छापेमारी चल रही है। बता दें कि 50 लाख रंगदारी मांगने का यह पूरा मामला, जिसको लेकर के शिकायत दर्ज कराई गई थी, छापेमारी भी चली थी, उनके आवास से कैश की बरामदगी हुई थी। बता दें कि बिल्डर कुमार गौरव से रंगदारी की मांग की गई थी। रीतलाल सहित 4 के खिलाफ केस दर्ज है। शुक्रवार को भी एसटीएफ ने छापेमारी की थी। 11 अप्रैल को 11 ठिकाने पर छापेमारी हुई। लगातार दूसरे दिन रीतलाल यादव की तलाश में भी छापेमारी चल रही है। संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। संजय, रीतलाल कहां पर है? छापेमारी को लेकर के, तलाश को लेकर अपडेट क्या? देखिए, जाहिर सी बात है, जिस तरीके से पुलिस ने दबिश दी थी, उसके बाद जो विधायक हैं वो फिलहाल भूमिगत हो गए हैं और पटना पुलिस को उनकी तलाश है। कई जगहों पे छापेमारी की है पटना पुलिस की विशेष टीम ने, और अब पटना पुलिस की कोशिश है कि उनके खिलाफ वारंट लिया जाए और वारंट लेने के बाद आगे की कार्रवाई की जाए। जो बिल्डर है उन्होंने विधायक रीतलाल के अलावा जो 4 लोग हैं उनके खिलाफ खगौल थाने में एफआईआर लॉन्च करवाया है, जिसमें उनके भाई पिंकू हैं, भतीजा धीरज है और एक अन्य सहयोगी है। इनको आरोपी जो है वो बनाया गया है। प्राथमिकी में बिल्डर ने 2023 में खगौल थाना क्षेत्र के कोथवा में 18 कट्ठे की जमीन में 38 फ्लैट बनाने का काम शुरू किया था और उसका आरोप है कि विधायक के भाई पिंकू ने बिल्डर से मुलाकात कर धमकी दी थी और निर्माण सामग्री में सामान का बिल भी नहीं देता था, जबरदस्ती वो सामान लेने के लिए दबाव बनाता था। और इसी मामले में एसटीएफ और पटना पुलिस ने कार्रवाई की है। इस मामले में रीतलाल जो यादव हैं विधायक दानापुर से राष्ट्रीय जनता दल के, उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जिस तरीके से पटना पुलिस ने कार्रवाई की है, जो उनके यहाँ से सारी चीजें जब्त की गई हैं, बरामदगी जो हुई है, उसके आधार पर पटना पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। राहुल जी, चलिए, शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। और दानापुर में आरजेडी विधायक रीतलाल यादव के घर छापेमारी के बाद रीतलाल की पत्नी ने प्रशासन पर साजिश का आरोप लगाया है। रीतलाल की पत्नी ने पति की हत्या करने की साजिश का आरोप लगाया है। पत्नी ने यह कहा कि राजनीति के तहत ऐसा किया जा रहा है। तो दानापुर से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां राजनीति के तहत कार्रवाई करने का आरोप रीतलाल की पत्नी लगाती हुई नजर आ रही है। रीतलाल के घर छापेमारी हुई और देखिए फोर्स भी वहां पर मौजूद है। दो तस्वीर आपको हम इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां विधायक रीतलाल यादव के घर छापेमारी के बाद अब रीतलाल की पत्नी का भी बयान सामने आया है। उनकी पत्नी ने कहा है कि मेरे पति की हत्या की साजिश रची जा रही है। पति को वो लोग मारने आए थे और वो 6 महीने से लगे हुए हैं मेरे पति को मारने के लिए। कल उनको पक्का इन्फॉर्म था कि वो घर में है, इसलिए पूरे फोर्स के साथ आए थे, पूरे तैयारी के साथ आए थे मेरे पति को मारने के लिए। सोच रहे हैं कि उसको किसी तरह से इसको खत्म कर दिया जाए कि दानापुर का सीट खाली हो जाएगा। राजनीति की वजह से किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर में पुराने एसएसपी ऑफिस के पास अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई, जब एक ही जगह एक ही नंबर वाले 2 कार मिल गए। एक गाड़ी में वैशाली का आदमी सवार था, वहीं दूसरी गाड़ी में मनियारी थाना के थानेदार थे। दरअसल बहादुरपुर के रहने वाले मोहम्मद सनाउल्लाह अपनी कार से एक निजी काम के लिए मुजफ्फरपुर आए थे। यहाँ पुराने एसएसपी कार्यालय के पास चालक और गाड़ी को छोड़कर वह काम करने चले गए। थोड़ी ही देर बाद उनके चालक ने फोन कर बोला कि सेम नंबर प्लेट लगी एक गाड़ी इधर से गुजर रही है, जिसके बाद वह उसे रोकने की बात बोलकर वहां से पहुंच गए। इस दौरान गाड़ी पर लगे नंबर प्लेट को लेकर बहस शुरू हो गई। पूरे मामले पर ग्रामीण एसपी ने बताया कि दोनों गाड़ी को फिलहाल जांच के घेरे में रखा गया है और जांच किया जा रहा है कि थाने में चल रहे गाड़ी का मालिक दोषी है या निजी तौर पर गाड़ी चला रहे व्यक्ति दोषी है। नए एजेंसी से हम लिए हैं। हम अभी मार्केट के लिए गए हुए थे, तो मेरा ड्राइवर साहब फ़ोन किए कि एक ही नंबर का 2 गाड़ी, अपना गाड़ी का नंबर सेम गाड़ी है, तो हम वहाँ से आए। उसमें प्रशासन जी बैठे हुए थे। उसमें प्रशासन जी से बात किए तो हम बोले कि दूसरा मालिक है इस गाड़ी का, वो आ रहा है। किसके नाम पे ये गाड़ी है? ये मोहम्मद रिजवान मेरे बड़े भाई साहब हुए। ये जो पुराना एसपी ऑफिस है, जहाँ की अभी पश्चिमी डीएसपी साहब का वो कार्यालय है, तो उसमें पहले से मनियारी थाने में चल रही गाड़ी लगी हुई थी और उसके बाद पीछे से उसी नंबर की एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी आई। और जो स्कॉर्पियो गाड़ी बाद में आई तो उसने देखा कि नहीं, तो मेरे ही रजिस्ट्रेशन नंबर का ये गाड़ी खड़ा है। तो उसने बोलना शुरू किया। टाउन थाने में ये बात टाउन थाने में हुई है और हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। और ये अनुसंधान कर रहे हैं कि प्रथम वाला दोषी है कि तृतीय पक्ष दोषी है।
और अब खबर मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय में सीनेट की बैठक हुई। हंगामे के बीच विश्वविद्यालय के 1050 करोड़ का बजट पास हुआ और करीब 25 एजेंडों पर मुहर भी लग गई। हालांकि बैठक में आरजेडी विधायकों ने वीसी और कर्मियों को घेरा भी है और ये 3 तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से हंगामा करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। मुजफ्फरपुर के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय में सीनेट की ये बैठक हुई है। बैठक की भी तस्वीर, दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, जहां इस विश्वविद्यालय के 1050 करोड़ का बजट पास हुआ और 25 एजेंडों पर मुहर भी लग गई। हालांकि बैठक में आरजेडी विधायकों ने वीसी और कर्मियों को घेरा भी है। आपसे 25 एजेंडा थे और सब पे बहुत ही प्रोडक्टिव ढंग से, बहुत ही सकारात्मक ढंग से और बहुत लोकतांत्रिक ढंग से हर पर मैंने बहुत ही सकारात्मक विचार हुआ और उसके बाद सबको अप्रूव किया। बता दें कि सीनेट की बैठक में आरजेडी विधायक ने मुन्ना यादव और निरंजन राय जमकर बवाल किया और उन्होंने वीसी पर जातिगत भेदभाव का भी आरोप लगाया। तो देखिए, सीनेट की जब बैठक चल रही थी उससे पहले ही ये कहा जा रहा था कि विरोध जो है वो देखने को मिलेगा और छात्रों ने इसकी तैयारी भी कर रखी थी। विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला और इस बीच वीसी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए गए। जितना अति पिछड़ा शोषित दलित परिवार का लोग है उसको जो है इग्नोर किया जा रहा है। मैं तो लिफ्ट दिया हूं ना आप लोगों को, और मैं इस बात को यहां से लेकर सदन तक ले जाऊंगा। अगर इसमें समानता नहीं हुई, कर्मचारियों में जाति शब्द के नाम पर अगर भेदभाव किया गया तो इसको मैं सदन में ले जाऊंगा। देखिए, लगातार यहाँ के बारे में राजभवन को शिकायतें मिलती रही कि यहाँ अनियमितता और भ्रष्टाचार के संबंध में जो बिहार विश्वविद्यालय, बाबा साहब बिहार विश्वविद्यालय के बारे में, तो उसके संदर्भ में हमने बताया कि एक ही वर्ग के बारे में जो कहा जाता है कि हाँ सभी लोगों की पोस्टिंग, तो उसके संदर्भ में कहा कि जो वास्तव की स्थिति है उसकी जांच कर लीजिए और जांच करके सही जो है, चूंकि शिक्षा का मंदिर है, यहाँ जो सच है वो आनी चाहिए और इस तरह का किसी तरह का आरोप लगना ये शिक्षा के मंदिर में अच्छी बात नहीं है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रामकृष्ण द्वारिका कॉलेज और छात्रों और शिक्षकों के साथ वन नेशन वन इलेक्शन पर परिचर्चा की। आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान ने अभियान में भागीदारी को लेकर के सभी से संकल्प भी दिलवाया। शिवराज सिंह चौहान ने यह बताया कि बार बार चुनाव से पैसे और समय की बर्बादी होती है। ऐसे में संविधान में संशोधन कर एक देश एक चुनाव की जरूरत है। 365 दिन चुनाव की तैयारी में राजनीतिक दलों के नेता जुटे रहते हैं। हमेशा चुनाव की तैयारी देश में चलती रहती है। आप देखो, अभी सवा साल पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में चुनाव हुए, 4 में विधानसभा के चुनाव, 4 महीने अभी नहीं हुए थे कि अप्रैल में फिर लोकसभा के चुनाव हो गए। अब आप कह रहे हैं चुनाव हो रहे तो होते ना, इससे हमें क्या फर्क पड़ रहा है। आज मैं वही बताना चाहता हूं मेरे बहनों, भाइयों, बेटे बेटियों, ये लगातार चुनाव आज देश की प्रगति और विकास में सबसे बड़ा पात्र है। और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, जरा गहराई से सोच के देखो, हम नागरिक हैं देश के और हमारे विद्यार्थी भी कल के नहीं आज के नागरिक। आप एक बार कल्पना करके देखो कि संविधान में अगर संशोधन कर दिया जाए और एक फैसला हो जाए कि 5 साल में केवल एक बार एक साथ चुनाव किए जाएंगे, बार बार चुनाव नहीं होंगे, लोकसभा विधानसभा के एक साथ करवा दो। पलायन के मुद्दे पर कांग्रेस के प्रदर्शन पर चिराग पासवान ने पलटवार किया। चिराग पासवान ने कहा कि दरअसल कांग्रेस आरजेडी को आंखें दिखा रही है। 90 के दशक में जंगल राज की वजह से बिहार के लोगों को बाहर जाना पड़ा था। आरजेडी के शासनकाल में बिहार के लोगों का पलायन शुरू हुआ था। कांग्रेस को आरजेडी से सवाल पूछना चाहिए। आंख दिखाई जा रही है और जो सवाल पूछे जा रहे हैं ये आंख राजद को ही दिखाई जा रही है और ये सवाल भी राजद से पूछे जा रहे हैं। पलायन को लेकर जो कांग्रेस की चिंता है वो चिंता हम सब की भी है और उस चिंता की शुरुआत कहां से हुई?
याद करें 90 का वो दशक। हर वो युवा जो आज की तारीख में संभवतः मेरी उम्र का होगा या मुझसे ज्यादा उम्र के होंगे, या वो बुजुर्ग जिन्होंने 90 के दशक का वो दौर देखा, उनको आज भी वो याद होगा कि किस तरीके से पीढ़ियां बर्बाद हो गई, पीढ़ियां मजबूर हो गई बिहार छोड़कर दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में जाने के लिए। क्यों? क्योंकि 90 के दशक में जिस तरीके से जंगल राज का माहौल राजद की सरकार में बना दिया गया। और आने वाले वक्त में बिहार में विधानसभा चुनाव होने और ऐसे में कांग्रेस और आरजेडी में सीएम फेस को लेकर के तकरार जारी है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि महागठबंधन में दिल नहीं मिले हुए हैं, सिर्फ दिमाग मिले हुए हैं। तो कांग्रेस सीएम फेस नहीं स्वीकार कर रही है, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, ये लोग इंडिया अलायंस बोलते थे अपने को, लेकिन इनके अंदर कहाँ अलायंस है। ये एक दूसरे को हमेशा सिर्फ भ्रष्टाचार को पनपाने के लिए एक होते हैं। दिल्ली वाला हाल होने वाला बिहार में महागठबंधन में? मेरा पूरा विश्वास है कि वैसे ही होगा, क्योंकि इनके दिल नहीं मिले हुए हैं, इनके सिर्फ दिमाग मिलते हैं। बेगूसराय में एक बार फिर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद पर हमला किया है। लालू प्रसाद अपने बेटे तेजस्वी को सीएम बनाने का जो सपना देख रहे हैं वो कभी पूरा नहीं होने वाला है। बयान सुनाएंगे। आज उन्नत विकास का ये कल्पना लेकर के नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की सरकार, कुछ लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, मुंह चपचपा रहे हैं कि हमारा बेटा कब राजगद्दी पर बैठेगा। जैसे धृतराष्ट्र वाली कहानी थी, अब धृतराष्ट्र का जमाना चला गया। जनता तैयार है नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को फिर से सत्ता दे। तो बिहार में पटना में कांग्रेस की तरफ से पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा को लेकर के कार्यकर्ताओं और नेताओं पर दर्ज एफआईआर पर अब कांग्रेस ने भी कड़ी आपत्ति जताई है। रोको और नौकरी दो की आवाज उठाने के लिए एक दिन में 41 लोगों को एफआईआर किया। ठीक है, आपने किया, तो मेरा सवाल सरकार से और बिहार की जनता से ये है कि जो लाखों करोड़ों लोगों को आपने पलायन करने पे मजबूर कर दिया और जो लाखों करोड़ों रोजगार बर्बाद कर दिए, तो ये डबल इंजन के सरकार में कितने लोगों को फांसी चढ़ानी चाहिए? कांग्रेस ने जातिगत गणना को लेकर एक बार फिर बिहार की एनडीए सरकार के रवैये की आलोचना की है। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि बिहार आज विकास के 27 में और 28 में पायदान पर है। वहीं विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने कहा कि बिहार सरकार ने जातिगत गणना के तहत 94 लाख लोगों को 2-2 लाख रुपए देने का वादा किया था, लेकिन उन्हें 2 रुपए भी नहीं मिल सके। तो विकास और जातिगत जनगणना एक बेहतर बिहार बनाने के एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों तरफ से बिहार की सरकार ने बिहार की जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम किया। तो सवाल ये है कि बिहार की जनता को 27-28 बिहार चाहिए या बेहतर बिहार चाहिए? आता था बिहार सरकार को ये बताना ही पड़ेगा दलित समाज को और जो इकोनॉमिकली कितने गरीब हैं जिसकी आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है कि उनको 2 लाख रुपए का 2 रुपया की कमी। धन्यवाद। मीडिया में 2% और डिजिटल मीडिया में केवल 4%। ये है भारत का एक्सरे। यदि कास्ट सेंसस पूरी ईमानदारी से हो, जाति जनगणना हो, तो इस प्रकार का वास्तविक चित्र पूरे हिंदुस्तान के सामने, पूरे भारत के सामने, सारे प्रदेशों की सरकारों के सामने, पूरे भारतीय समाज के सामने उजागर होगा। तो देखिए, आने वाले वक्त में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में मंत्री और नेता एक्टिव नजर आ रहे हैं। पूर्णिया के कस्बा में हम पार्टी के जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी और हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन उपस्थित रहे। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि सीमांचल के इलाके में
उनके विभाग के द्वारा जल्द ही बड़ा सौगात दिया जाएगा। मांझी ने यह भी कहा कि एनडीए गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। सीएम नीतीश कुमार में काफी क्षमता है और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब उन्होंने क्या कहा उसके बारे में हम नहीं कर सकते हैं, उनकी अपनी बात है। हालांकि नीतीश कुमार भी काफी जोग आदमी है, 20 साल से लगभग बिहार चला रहे हैं, तो नीतीश कुमार में सारी योग्यताएं हैं, हम उनके योग्यता के कायल। पटना के बापू सभागार में जेडीयू की तरफ से भीम संवाद कार्यक्रम हुआ, जिसको लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है। कार्यक्रम में नीतीश कुमार मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। भीम संवाद कार्यक्रम को लेकर अशोक चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार ने दलितों के लिए बहुत काम किया है। जेडीयू ने भीम संसद का आयोजन किया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अशोक चौधरी। अशोक जी, कल आप लोग के पार्टी तरफ से एक बड़ी तैयारी है, क्या कुछ इसमें होने वाला है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है 14 और उसकी पूर्व संध्या पर भीम संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है पार्टी के द्वारा। और पार्टी के सभी हमारे सम्मानित नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे सीनियर लीडर और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह सहित संजय झा जी, विजय चौधरी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी, सभी मंत्री विधायक सहित हम लोग सब लोग शामिल होंगे। और इसका मकसद है कि बाबा साहब के अंबेडकर के पद चिन्हों पर चलकर नीतीश जी ने अपने इस पूरे कार्यकाल में दलित महादलित को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सबल करने का काम किया है। तो हम लोग संकल्प लें कि बाबा साहब के बताए चिन्हों पर समतुलक समाज, जिसमें सबके जीवन यापन और भविष्य जिनका खुशहाल हो, उसके लिए हम लोग सब मिलजुल करके काम करें। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। कांग्रेस और आरजेडी में सीएम फेस को लेकर तकरार जारी है। इस बीच सांसद पप्पू यादव ने बड़ा बयान दिया है। पप्पू यादव ने कहा कि महागठबंधन में 40 लोग सीएम पद के दावेदार हैं, उसने वो भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। पप्पू यादव ने कहा कि कांग्रेस ने सीएम फेस पर पहले ही अपना पक्ष रख दिया है, इस पर वो कुछ नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन वो भी खुद सीएम पद के दावेदार हैं। कांग्रेस नेतृत्व में तय कर, उसमें ना हम है, ना 13 में, ना 3 में, तो हमारे लीडर बैठ करके, महागठबंधन के लीडर बैठ के तय करेंगे। सचिन पायलट जी भी कर दिए और हमारे प्रभारी भी लगातार बोल रहे हैं, तो उसमें पप्पू यादव प्रवक्ता भी नहीं है, अधिकृत भी नहीं है। तो घोषणा कर दी कि भैया कोई भी पार्टी अपना नेता घोषित कर सकता है, हम मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, हम अपने घोषित करना। अरे भैया, अब तो 40 तो मुख्यमंत्री के दावेदार है, उसमें 1 तो हम है। खबर अब चाईबासा से है। चाईबासा में नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने जोरदार दबिश दी है और इससे घबराए नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया और फायरिंग भी की। आपको बता दें कि ब्लास्ट की चपेट में आने से झारखंड जगुआर के जवान सुनील धानव और कोबरा बटालियन के जवान विष्णु सैनी घायल हो गए। दोनों को एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया है, लेकिन जगुआर जवान सुनील धान की जान नहीं बचाई जा सकी। बताया जा रहा है कि माओवादियों के शीर्ष नेता मिसिर बिसरा, अनमोल और असीम मंडल समेत कई के खिलाफ ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया गया था और इसी दौरान जराईकेला थाना क्षेत्र के सीमावर्ती जंगली पहाड़ी क्षेत्र में इस घटना को अंजाम दिया गया। डीजीपी ने यह भी कहा है कि चाईबासा में हुई घटना के बाद जवानों के मनोबल पर कोई असर नहीं पड़ा है। फिलहाल सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि नक्सलियों का अंतिम किला है और इस किले को बचाने के लिए नक्सली अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, लेकिन सभी नक्सलियों को जंगल से जानवरों की तरह निकाला जाएगा। दुखद घटना है और वो जवान हमारा जैप 3 का था, सुनील नाम है उसका, और बहुत यंग लड़का था वो। बहुत दुख है हमारे को कि हमारा जवान इस तरह से चला गया और ये अंतिम लड़ाई है नक्सल के विरुद्ध झारखंड में। हम लोग लगे हुए इसमें और ये जो बचे खुचे लोग हैं इनको हम लोग खत्म करेंगे, इसका बदला हम लोग लेंगे जरूर। क्या कोई एनकाउंटर फायरिंग है? उसके बीच, दोनों के बीच में एक्सचेंज ऑफ फायर भी हुआ, एनकाउंटर भी हुआ है। पूरे सर्च एरिया की सर्च की जा रही है और देख रहे हैं कि कोई नक्सल का कोई मारा गया हो या फिर किसी को सामान छूटा हो
या कौन लोग थे। वैसे हमें पता है, सारी पूरी टीम का जानकारी है हमारे को, इसमें कौन कौन लोग थे, और हम लोग जल्दी सबको पकड़ेंगे या मार गिराएंगे। बहुत पुरानी माइंस लोगों ने बिछा रखी हैं नक्सलियों ने, तो धीरे धीरे हमारी फोर्स आगे बढ़ रही है और हम जगह जगह पर नए कैंप स्थापित कर रहे हैं। हम लोग इनको जैसे एक जानवर को जंगल से निकाला जाता है, वैसे हम लोग इन सब जानवरों को जंगलों से निकालेंगे और इनको हम इन पर पुलिसिया कार्रवाई हम लोग करेंगे। और मौसम विभाग का अलर्ट है। बिहार के 24 जिले में अलर्ट जारी किया गया है। ठनका और आंधी को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। बता दें कि 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी, तो लोगों को सतर्क सावधान रहने की अपील भी मौसम विभाग की तरफ से किया गया है। बिहार के 24 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। ठनका और आंधी को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। ठनका और आंधी को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि ठनका से बिहार में कईयों की मौत अब तक हो चुकी है और ऐसे में सरकार की तरफ से भी यही कोशिश है कि लोगों को सतर्क सावधान रखा जाए और उन्हें सुरक्षित भी रखा जाए। तो देखिए, पटना सहित बिहार के कई हिस्सों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने आंधी तूफान और ठनका का अलर्ट जारी किया है। पटना सहित अधिकांश भाग आंधी और बारिश की चपेट में रहेगा और इसे लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिनों तक बिहार के कई हिस्सों में इसका असर भी देखने को मिलेगा। ठनका से बचने को लेकर के बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अपील भी की है। बिजली चमकते ही अगर खेत में काम कर रहे हैं तो तुरंत अपने पक्के मकान में आप चले जाइए और उस दौरान पेड़ के नीचे बिल्कुल भी खड़े ना हो, क्योंकि हमने हाल ही में देखा कितने लोगों की जान चली गई है पेड़ के गिरने की वजह से। बिजली कड़कने पर नदी, तालाब या पोखर के पास आप नहीं जाइए और इसके साथ ही बिजली के खंभे से भी आप दूर रहें। पैरों के नीचे सूखे पत्ते या प्लास्टिक रखें और साथ ही मौसम ऐप से मौसम संबंधित जानकारी आप लेते रहें।